हमने कहा था बक्से। ओके, तो हम लोगों ने फॉरवर्ड सिलेक्शन देख लिया है। अभी हम लोग बैकवर्ड सिलेक्शन देखते हैं। बैकवर्ड सिलेक्शन क्या है कि जैसा नाम इम्प्लाई कर रहा है, फॉरवर्ड सिलेक्शन में हम लोग एक एक को ऐड कर रहे थे अपनी लिस्ट में, या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड में हम लोग एक एक को रिमूव करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो मान लो मेरे पास F1, F2, F3, F4, F5 और F6 6 फीचर्स हैं। ठीक है, 6 फीचर से मैंने पहले एक अपना मॉडल बनाया। ठीक है, मान लो इसकी एक्यूरेसी आ गई ए और, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा मॉडल बनाऊंगा F1, F2, F3, F4, F5 से। ठीक है, अब मैं खाली 5 को लेकर मॉडल बनाऊंगा। इससे मेरे पास एक्यूरेसी आ गई A1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर जो गायब है हम उसको लिख लेते हैं। यहां पर मेरे पास एक्यूरेसी आ गई A6। ठीक है, दूसरा बनाऊंगा मैं F1, F2, F3, F4, F6 से। इसकी आ गई A5। फिर इसकी आ गई A4 एंड सो ऑन। मैं एक एक फीचर को हटाकर बाकी सबको रख के, जैसे मेरे पास 6 हैं तो 6 में से रिमूव 1, ठीक है, और उससे मैं एक्यूरेसी निकालूंगा। तो मान लो मेरे पास यहां पर ऐसे ही A1, A2, A3, A4, A5 और A6 एक्यूरेसी आ गई है। तो अब इसमें से जो एक्यूरेसी सबसे मिनिमम होगी, फाइंड द मिनिमम एक्यूरेसी। उसका मतलब क्या होगा कि वो जो फीचर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको हटा दूंगा। तो मान ली कि यहां पर मेरे पास आया A6 कि बाकी सबकी एक्यूरेसी आ गई मेरे पास 75, 74, 73, 78, 79 और इसकी आ गई मेरे पास 52। तो मैं क्या कहूंगा कि ये फीचर रहने से, कि ये फीचर ना रहने से मेरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा। A6 का मतलब क्या है कि 6 फीचर को छोड़ के कि 6 को छोड़कर बाकी सबके साथ मॉडल बनाया है। तो अच्छा, एक सेकेंड रुपये, कुछ गड़बड़ हो गया। 52 कम हो गया तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैं मान लेता हूँ कि 70 आया। हाँ, ठीक है, ये हो गया। और ए और मेरे पास एक पहले की एक्यूरेसी है, मान लो कि ये मेरे पास है 80। ठीक है, ये है 80 कि अगर मैं 6 को लेता हूं तो 80 आता है मेरे पास, और मैं एक एक को हटाता हूं तो मेरे पास ये सारे आ गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए ऑल माइनस जो भी मेरे पास एक्यूरेसी है उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास A1 के लिए क्या आ जाएगा, A1 इक्वल्स टू 80 माइनस 75 5, A2 इक्वल्स टू 80 माइनस 74 6, A3 इक्वल्स टू 7, A4 में आ जाएगा 80 माइनस दिस 2, A5 आ जाएगा 80 माइनस 9 1 और A6 आ जाएगा 10। ठीक है, तो मैंने क्या देखा इससे कि अगर मैं फिफ्थ वाले फीचर को हटाता हूं तो मेरी एक्यूरेसी सबसे कम ड्रॉप होती है। हाँ सर, इसमें तो A6 को हटाना आइडियली नहीं नहीं चाहिए नहीं ना, A6 को हटा देंगे। नहीं नहीं, A6 मेरे पास 70 आया है, इसमें एक्यूरेसी ड्रॉप हुई है 10 की। हाँ तो इसको हटा देते हैं ना सर। नहीं नहीं नहीं, तो ये तो इंपॉर्टेंट हुआ ना, इसकी वजह से एक्यूरेसी में इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। हम उसको हटाएंगे जिसकी वजह से एक्यूरेसी में सबसे कम चेंज आएगा। अ,
मेरे पास टोटल है कि अगर मैं छह और फीचर्स को लेता हूं तो मेरे पास 80% है, ठीक है, एक्यूरेसी। मैं अगर एक एक फीचर हटाता हूं तो मेरे पास ये एक्यूरेसी आई है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो मैं क्या देखता हूं कि A5 में, मतलब कि जब मैंने फिफ्थ फीचर को हटा दिया तो भी मेरी एक्यूरेसी चेंज नहीं हुई है। मतलब एक 79 थी और 80 थी, टोटल 80 थी, उसको हटाने के बाद 79 बची, तो एक्यूरेसी चेंज नहीं, मतलब कि ये फीचर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मैं इसको हटाऊंगा। सर लेकिन एक चीज बताओ, जब ये जो हाँ ये जो 1 आया है A5, तो हाँ, मतलब 9 जैसे कि था उसको सॉरी सॉरी, वो एक आपकी आवाज कट रही है। नंबर थी। एक सेकंड। हाँ सर, आप ठीक है? हाँ आप ठीक है, बताइए। हेलो। हाँ हाँ आप ठीक है। सर मेरे पूछने का ये मतलब, हाँ जी, A5 1 है ना? वो हाँ 1 कैसे आया है? क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 79 थी, तो 80 माइनस 79 1 आया। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर, कट गया था मैं। हाँ हाँ, तो वो सर वन सेवन हाँ, एट्टी कट लिख के गया मैंने था। 79 आया। हाँ, तो इसका मतलब सर वो 79 सबसे अच्छी थी ना, एक्यूरेसी उसकी ऑलमोस्ट हाईएस्ट थी और 80 के करीब थी, तो वो वाली हाँ फील्ड, तो हाँ वो हाँ सही, वो एकदम सही पकड़े आपने। ताकि 79 थी, ये बेस्ट थी, बट इसमें फीचर्स कौन कौन से यूज हुए थे? A1 A2, सॉरी, A3 एफ से A4। करता हूँ, एफ से। हाँ, F1 F1 F2 F2 F4। F3 F4 हाँ, F6, 6। F5 ऐड नहीं हाँ। था। हाँ जी। तो मतलब कि F5 का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ इसमें? 1% का ही हुआ, एक नंबर आया है, क्योंकि ये तो था ही नहीं ना उसमें। अच्छा सर, ऐसे देखना है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि क्योंकि ये था नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम था। तो मिनिमम था कि मतलब क्या कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, तो हम F5 को हटा देंगे। अच्छा, ओके। ये उल्टा देखना है इसमें। एफ, जो हम लोग ऊपर कर रहे थे फॉरवर्ड सिलेक्शन, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल रहे थे कि किसकी वजह से सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ठीक है। और बैकवर्ड सिलेक्शन में हम लोग किसकी वजह से सबसे मिनिमम चेंज हुआ है, तो हम उसको हटाते हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन में हम फीचर्स को एक एक करके ऐड करते जाते हैं कि किसकी वजह से चेंज ज्यादा हो रहा है। बैकवर्ड सिलेक्शन में हम फीचर्स को एक एक करके रिमूव करते जाते हैं कि किसकी वजह से कम चेंज हो रहा है, तो हम हटा देंगे, तब भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों, इसीलिए इनको फॉरवर्ड बैकवर्ड सिलेक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ओके सर। तो बस फिर यही कॉन्सेप्ट है कि इसका दिक्कत क्या है, अगर आपको एल्गोरिथम नहीं दे रही है, अगर आपको खुद से अपना निकालना पड़ रहा है कि इफ वी कैलकुलेट आवर ओन फीचर इंपॉर्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहां पर तो 6 थे, तो हमें 6 मॉडल बनाने पड़ रहे हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इतने मॉडल बनाने पड़ेंगे। मतलब n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n प्लस वन बाई टू, 6 है तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15 मॉडल। सॉरी, 6 इंटू 7 तो 21 मॉडल। 21 बार मुझे ट्रेनिंग टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। बैकवर्ड सिलेक्शन में भी मुझे यही काम लगेगा, 21 बार मुझे ट्रेनिंग टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो अगर हम अपनी फीचर इंपॉर्टेंस खुद से निकालना चाहें, देन इट्स कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको इतने मॉडल बनाने पड़ेंगे, आपको इतना डेटा बार बार रन करो, उसको रिकॉर्ड करो, फिर देखो क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये कम एक्सपेंसिव होता है। तो इसी को मतलब कि हम लोग जो हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं वो सब निकाल के दे देती हैं, तो हम लोग पहले
वो एल्गोरिथम चलाते हैं, जैसे हम लोग डिसीजन ट्री चला लेंगे या फिर हम लोग रैंडम फॉरेस्ट चला लेंगे, जो हमें फीचर इंपॉर्टेंस दे देगी, फिर हम जो अपना मॉडल बनाएंगे वो हम उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने केएनएन सीखी या आपने एसवीएम सीखी तो आप वही लगाओगे। सारी एल्गोरिथम का यूज पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। तो ये वाली जो एल्गोरिथम्स है ये सब हमें फीचर इंपॉर्टेंस एक झटके में दे देती है। ये अपने छोटे छोटे मॉडल बनाती हैं और उनसे उनकी फीचर इंपॉर्टेंस निकाल लेती हैं। तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप रैंडम फॉरेस्ट लगाओ, 10 मिनट बाद आपके पास आपकी फीचर इंपॉर्टेंस आ जाएगी। फिर आप उसमें से चूज कर लो कि हाँ मुझे इतने कॉलम्स लेने हैं, इतने कॉलम्स नहीं लेने हैं। क्योंकि अगर हम ये खुद करने चलेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा, हमारे कंप्यूटर को भी और हमें। ठीक है, तो अच्छा, यही होती है फीचर इंपॉर्टेंस और यही होता है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन क्या हो गया कि मेरी एल्गोरिथम के लिए कौन से फीचर मैं यूज करूंगा। आपके पास 100 कॉलम हो सकते हैं, आपके पास 100 फीचर्स हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 यूज करो। आप 50 भी कर सकते हो, आप 40 भी कर सकते हो। अगर आपकी जो टारगेट है, अगर आपकी जो कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो काम आप 10 फीचर से कर सकते हो, तो आप 100 क्यों यूज करोगे। जरूरी नहीं है कि जो डेटा सेट आपको दिया जाए वो पूरा डेटा सेट आप यूज करो। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको फीचर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपके पास 100 थे इनपुट में, 100 आपके पास कंपनी ने दे दिया, बट आप उसमें यूज कितने कर रहे हो, 53। तो ये 53 कौन से होंगे, ये कैसे पता चलेगा, वो फीचर इंपॉर्टेंस से पता चलेगा। तो फीचर सिलेक्शन यही प्रोसेस है कि आपके जरूरी नहीं है कि आपको जितना बड़ा डेटा सेट दे दिया गया अब आपको पूरा डेटा सेट ही यूज करना है। आप उसे छाट भी सकते हो, आप उसे काट भी सकते हो, और हमेशा कोशिश करो कि कम से कम डेटा में हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। ठीक है, यही प्रोसेस होती है फीचर सिलेक्शन की। ओके, अब क्या करें। अच्छा, एक टर्म आपको मिलेगा कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। ये कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या है, डायमेंशनलिटी क्या मतलब कि आपके डायमेंशंस ऑफ फीचर्स। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीचर्स। तो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या है कि अगर आपके इफ फीचर्स इंक्रीज देन परफॉर्मेंस डिक्रीज, कि अगर आपके ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। तो ये असल में क्या है कि जैसे ये जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और ये सब आई हैं, तो ये सब आई हैं एकेडमिया से। ठीक है, पहले हमारे पास सिर्फ मैथ्स करने का टाइम और पैसे थे, क्योंकि कंप्यूटर इतने पावरफुल थे नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स करने के टाइम और पैसे थे हमारे पास, तो हम लोग सिर्फ मैथ्स करते थे। तो ये कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी वहीं से आता है। फिर हमारे पास अभी कंप्यूटर आ गया, जीपीयू आ गया, तो हम लोग अब अप्लाई करने लगे, हम लोग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने लगे। पहले हमने खाली बोला कि फीचर इंक्रीज देन परफॉर्मेंस डिक्रीज, और इसे मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। ठीक है, बट जब हम लोग अप्लाई करने लगे तो कहीं पर ये चीज काम करती थी, कहीं पर ये चीज फेल हो जाती थी। तो अभी जो मशीन लर्निंग है ये एक अप्लाइड फील्ड है, कि अब इनको मैथ से उतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैथ से उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो लेकिन कुछ मैथ्स के टर्म्स, कुछ चीजें हम लोग अभी भी देख रहे हैं। तो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी कहीं पर इफेक्ट करता है, कहीं पर नहीं करता है। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, कि हो सकता है कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है। तो if features increase, number of features increase and performance decrease, बट कई जगह ये काम नहीं करता है, कई जगह काम करता है। विकिपीडिया पर पूरा आर्टिकल है इसका। उसी में एक चीज होती है ह्यूग्स फिनोमेना। और ये जो होता है ना कि अगर आपके नंबर ऑफ रोज फिक्स है,
मतलब ये जो मैं कह रहा था कि अगर आपकी रोज ऑफ डेटा फिक्स्ड है, ठीक है, अगर आपकी रोज ऑफ डेटा फिक्स्ड है तो आपका एज नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज परफॉर्मेंस डिक्रीज। ऐसा नहीं है कि अब अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज भी बढ़ते जाए तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा सकते हो। तो जो डीप लर्निंग में होता है, डीप लर्निंग में डेटा सेट हमारे पास है 10 लाख इमेजेस का डेटा सेट है, ठीक है, तो बढ़ा लो कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये जो काम होता था मशीन लर्निंग वाला मैथ का शुरुआत में, तब हमारे पास डेटा सेट्स ही छोटे छोटे थे। बॉस्टन हाउसिंग आपका मेरे ख्याल से 2000 रोज का डेटा सेट है, ठीक है। एमनिस्ट वाला जो काफी डेटा जिसके ऊपर डीप चली थी, ये पहली बार आया था जिसमें हमारे पास 50,000 रोज थी। इतना बड़ा कोई डेटा सेट ही नहीं था। तो ह्यूग्स फिनोमेनन कहता है कि इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ डेटा आर फिक्स्ड देन नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज परफॉर्मेंस डिक्रीज, ठीक है। और कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी का एक ये चीज थी, ह्यूग्स फिनोमेना था, और दूसरा था कि एज डायमेंशनलिटी increases, overfitting also increases। कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जाएंगे डेटा सेट में, वैसे वैसे आपकी ओवरफिटिंग भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये फिक्स होता है, जैसे ऊपर वाले का केस था कि रोज ऑफ डेटा फिक्स्ड, ये हो जाएगा कि इफ मॉडल फैमिली इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने सारे मॉडल KNN से बनाए, आप फिर SVM पे नहीं गए, आप डिफरेंट मॉडल्स नहीं, आप डिफरेंट मॉडल्स तो बना रहे हो बट सारे KNN के हैं। तो कहीं पर n = 1 यूज किया है, कहीं पर n = 3 यूज किया है, कहीं पर n = 5 यूज किया है। कि अगर इनकी फैमिली फिक्स्ड है, अगर मॉडल्स की फैमिली फिक्स्ड है, तब आपकी ओवरफिटिंग ऑल्सो बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार KNN लगाया, फिर आप दूसरी बार डिसीजन ट्री लगा रहे हो, फिर SVM लगा रहे हो, फिर रैंडम फॉरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट मॉडल्स नहीं होने चाहिए। अगर ये आप एक मॉडल फैमिली को फिक्स करते हो, फिर आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी ओवरफिटिंग भी बढ़ती जाती है। तो इन सबके सॉल्यूशन थे, बट अभी कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कई बार कभी आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिख रहा है तो उससे चीज़ें आई, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग फाइनली अपनी सारी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, 2-3 एक्यूरेसी हम लोग पढ़ चुके हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को और डिटेल से देखेंगे, F1 प्रिसिशन रिकॉल और देखेंगे, और RMSC और मीन एवरेज डिस्टेंस, ये सब हम देखेंगे कल। मतलब जो डिफरेंट हमारी मैट्रिक्स हैं, कल हम उस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर अपनी कोडिंग शुरू करेंगे। सबके एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लगानी चाहिए, डिफरेंट डेटा सेट्स को। शुरुआत में KNN के साथ देखेंगे, उसके बाद फिर जब वो हो जाएगा हमारे पास, फिर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करेंगे, उस पर अभी नेक्स्ट वीक से, मतलब यहाँ नेक्स्ट वीक से हमारा बाकी एल्गोरिथम्स भी चालू हो गए। तो आज की क्लास इतनी ही है। ठीक है सर। हाँ सर 1 सेकंड रुकना। ओके।